हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। दोस्तों, इस ऑडियो में हमने दो कॉल्स को मर्ज किया है और उन दोनों ही कॉल्स में सेटलमेंट के बारे में बात की गई है। तो इन कॉल से हमें ये जानने को मिलेगा कि हम कैसे सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं और कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस कॉल्स के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि किसको सेटलमेंट कराना चाहिए और किसको नहीं। तो आइए पहले कॉल सुनते हैं। मनी टैप से। हेलो। हेलो, हाँ जी। तुषार अग्रवाल जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। तुषार जी, मनी टैप से बात कर रही हूँ। सर, आपकी मनी टैप की पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? प्रीति नाम है सर मेरा। प्रीति हाँ जी जी। प्रीति जी बताइए। सर, ये मनी टैप की पेमेंट पेंडिंग चल रही है आपकी, काफी टाइम हो गया सर। काफी टाइम से पेंडिंग चल रही है, आपका एमपीए में अकाउंट जा रहे तो। एनपीए में तो हो चुका होगा ना, जा कर रहा है, हाँ हो गया जी, होगा एनपीए में। कितनी डीपीडी है इसकी? एक मिनट सर, मैं आपको बता देती हूँ आपकी डीपीडी कितनी है। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? जतिन सर। हाँ जी। जतिन जतिन अब्रोल। जतिन जी बताइए। हाँ जी। जतिन जी। सर, एक आपका लोन जो है मनी टैप से चल रहा है। हम्म 183 डेज से इसका ड्यू चल रहा है अमाउंट। हम्म हम्म हम्म। और जो आपका टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है आपकी 1,18,760 रुपये। अच्छा, तो आप मनी टैप से है, मनी टैप के बिहाफ से है? मनी टैप के ब्याज से। मनी टैप के बिहाफ से, तो इसको दोस्त राइट ऑफ के बाद सेटल करेंगे। राइट ऑफ नहीं है ना सर। अच्छा, वो कितना बताया आपने? डीपीडी 183? जी जी जी, 12 महीने के बाद आ जाता है ना सर। 183 अभी 6 महीने हुए हैं ना इसमें। हाँ जी हाँ जी। हम्म तो वो बस उसी के उसमें एमपीए में तो चल ही रहा है ना अपना। हम्म। हाँ जी। तो राइट ऑफ के बाद सेटल करेंगे, अभी वो वेवर मिल नहीं पाएगा जो हमें चाहिए। मिल मिल जाएगा सर, वो भी मिल जाएगा। कहा कितना वेवर चाहिए आप थोड़ा सा एक मेरे को बताएंगे, आइडिया देंगे। आप बताओ, आपके बेस्ट करा सकते हो। हमारी पॉकेट अलाउ करेगी तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ओके ओके ओके। हमारी तरफ से सर इसका आपका 55,000 में हो जाएगा, 55,000। 55? हाँ जी। 1,04,000 प्रिंसिपल है। 18,000, 1,18,000 प्रिंसिपल कितना है? 760। प्रिंसिपल है सर 90,958। हाँ, तो प्रिंसिपल पे बताओ ना, क्या वेवर दे रहे हो आप? प्रिंसिपल भी दे रहे हैं सर। कितना? 55 आप बोल रहे हो एक तो लगभग 40% वेवर दे रहे हो। हाँ जी 40% वेवर में कहा होगा जी? हाँ 60% जी मांग रहे हो मतलब आप तो। हाँ जी। ये 60 की जगह 30 में हो सकता है, तो करवा दो इसे। 30 में वन शॉट देंगे कि आप वो कराएंगे? वन शॉट। वन शॉट में ना, मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर, ठीक है? बात कर लो, डिस्कस तो कर फिर लो। आपसे राइट। हाँ, अगर हो सकता है तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, जितना हाँ। भी अप्रूवल आता है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपकी, ठीक है ना? तो एक ठीक है बार आप कंफर्म कर लो, जी कंफर्म जी जी करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जी जी, ठीक है। बाकी नाम क्या बताया था आपने अपना? जतिन है ना? जतिन जतिन जतिन, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो। ये तुषार बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप कौन? सर जी नमस्कार, यस बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं। कहाँ से? आपके कार्ड का पेमेंट यस बैंक की तरफ से सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया आपने मैम? हाँ जी, नाम पूजा क्या बोल रही हूँ बताया? सर। अच्छा, पूजा। बताइए पूजा पूजा जी। सर, कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है, काफी टाइम से जमा करा देते, आउटस्टैंडिंग आ रही है आपकी। कितनी है इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग? तो टोटल है 62,355 रुपीज। ओके। एंड अभी कौन सी बकेट में मैम ये?
सर 6 महीने होने वाले हैं, 5वां महीने में चल रहा है अभी। 6 महीने पूरे हो चुके हैं। आपकी 17 तारीख को जो आई ना बिलियन साइकिल, यानी कल के बाद 6 महीने हो जाएंगे पूरे। अच्छा, तो अभी राइट नाउ मतलब वो है बकेट अपना 5 में होगा। 5, हाँ बकेट 5 है। राइट ऑफ हो चुका है सर। राइट ऑफ अभी का अगर होगा, आप वो राइट तो ऑफ, 180 बाद होगा। हाँ जी, राइट ऑफ तो 90 डेज के बाद 180 बाद होगा 90 ना। डेज के बाद राइट ऑफ हो जाता है सर। 90 डेज के बाद मैडम एनपी होता है, वो आफ्टर डीपीडी 180 राइट ऑफ होता है। अच्छा, आफ्टर डीपीडी 1, अभी आप क्या आफ्टर कहना डीपीडी चाहते हो सर? 365 V1 होता है। अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहते हो सर? अब मैं ये कहना नहीं, मैं चाहता हूँ, ज्ञान नहीं अगर दे रही इसे आपको सर, आप ज्ञानी हो। गलत ज्ञान दे रहे हो ना आप। नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रही सर, मैं तो फिलहाल पेमेंट की बात कर रही हूँ। आप डीपीडी की बात कर रहे हैं ना सर, बताएं नहीं सर। तो आपने बोला ना कि 90 डेज के बाद वो हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है, तो मैं उसमें आपको करेक्ट बताएं कर रहा हूँ कि 90 के बाद मैडम सिर्फ एनपी होता है। एनपी अच्छा मतलब सर, नॉन बताएं फिर परफॉर्मेंस। पेमेंट का कैसे करेंगे सर? आप बताइए कितने में क्लोज करा सकते हैं इसको। कितने पे क्लोज करा सकते हैं? एक दूसरे बता देती हूँ आपको। 28,000 में क्लोज कर देंगे सर, सेटलमेंट के अमाउंट में वन टाइम में। सही बताएगी तो बात हो पाएगी ना मैडम। क्या आप खुद बताइए, क्या बोल रही है, कितना अमाउंट बोल रही है, कितने परसेंट के हिसाब से बोल रही है। आप कितने पे कहना करना चाहते हो सर? आप प्रिंसिपल अपना कितना है, क्लियर कर दो ना एक प्रिंसिपल बार। हाँ जी, प्रिंसिपल बताइए, फिर बताता हूँ। 50,000 यूज करने के बाद 5 महीने से पेमेंट रुकी हुई है सर। प्रिंसिपल कितना है मैडम, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर प्रिंसिपल पे सेटल नहीं होता। प्रिंसिपल पे सेटल नहीं 50,000 होता पूरा का तो, पूरा प्रिंसिपल बता दिया, नहीं होता है सर। हाँ जी, हाँ तो बताएं। प्रिंसिपल पे सेटल नहीं होता ना, तो हम आउटस्टैंडिंग जो टोटल है ना उसका आपको 25% पे कर सकते हैं। 25% का मत लेटर आप करो इशू सर, मत करा करो। सकते हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। चलो थैंक यू। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमसे क्वेश्चन किया है कि सेटलमेंट कराना सही है या गलत। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि सेटलमेंट किसे कराना चाहिए और किसे नहीं, किसके लिए सही है और किसके लिए गलत। तो ये डिपेंड करता है 3 से 4 पॉइंट्स पे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितने अमाउंट का आपके ऊपर लोन हुआ है और नंबर ऑफ लोन्स कितने हैं। अब इस बात को समझने के लिए हम 2 सिचुएशंस लेकर चलते हैं, उससे आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि किसको सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए, किसको नहीं। तो पहली सिचुएशन में सपोज करिए एक पर्सन है, उसकी 50,000 रुपीज़ सैलरी है और उसके पास 4 से 5 क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल है ऑलरेडी बैंक्स के, जिसमें किसी की लिमिट 1.5 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 1 लाख है, मतलब अलग अलग बैंक्स अलग अलग लिमिट्स। अब सपोज करिए उस पर्सन को कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस पर्सन ने किसी NBFC से 3 लाख का लोन ले लिया 3 साल के लिए, मतलब 36 मंथ्स के लिए, जिसकी अगर हम EMI को कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 12 से 13 हज़ार रुपये पर मंथ आएगी। एंड वो जो कस्टमर है वो इजीली अपनी EMI पे कर रहे हैं 4-5 महीने से 6 महीने से। लेकिन सडनली उस पर्सन की जॉब चली जाती है। अब जॉब जाने की वजह से EMI पे नहीं हो पाएगी। अब EMI पे नहीं कर पाए तो रिकवरी एजेंट्स के कॉल आने शुरू हुए एंड उस कॉल्स के प्रेशर में आकर कस्टमर ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला और EMI पे करनी शुरू कर दी। उसके बाद अगर खर्चा चलाना है तब भी क्रेडिट कार्ड यूज़ होने लग गए। एंड सपोज करिए उसी टाइम पे सडनली कस्टमर के ऊपर कोई और खर्चा आ गया या कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, तो उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड्स और ज़्यादा यूज़ होएंगे और बाद में उन क्रेडिट कार्ड्स का मिनिमम ड्यू भरने के लिए एंड जो पहले एक लोन चल रहा था उसकी EMI भरने के लिए कस्टमर और लोन लेंगे एंड वो लोन्स बढ़ते चले जाएंगे और नंबर ऑफ लोन्स कम से कम 5-7 हो जाएंगे। कार्ड्स पहले 4-5 थे तो लगभग नंबर ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड 10 से 12 हो जाएंगे और अमाउंट नियर अबाउट 18 से 20 लाख का पहुंच जाएगा। और अब अगर मान लीजिए उस कस्टमर की जॉब लग भी जाती है तो क्या वो दोबारा रीपे कर सकते हैं पूरे लोन को? उन्हें जितना टाइम चाहिए होगा उतना टाइम ये बैंक और NBFC दे ही नहीं पाएंगे। तो क्या करें? तो ऐसे केस में हमें सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए।
जिससे हम एक एक करके एटलीस्ट सेटल कराते जाए और अपने लोन्स को क्लोज करते जाए, जिससे हम इन बैंक्स और एजेंट्स और NBFCs की हैरेसमेंट से बच सके और अपने आप को डेट फ्री भी कर सके। तो कुल मिला के जब हमारे ऊपर मल्टीपल लोन्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमें सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सिचुएशन 2 के बारे में। सपोज करिए एक कस्टमर है जिनकी 50,000 के नियर अबाउट सैलरी है, उन्हें कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ी तो उन्होंने 3 लाख का लोन ले लिया सेम कंडीशन पे, जिसमें 11 से 12,000 रुपये या 13,000 रुपये के आसपास उनकी EMI आई। 5 से 6 EMI उन्होंने पे की, बट उसके बाद उनकी जॉब चली गई या कोई मेडिकल कंडीशन आ गई जिसकी वजह से वो 2-3 महीने तक पे नहीं कर पाए, बट उसके बाद सिचुएशन उनकी नॉर्मल हो गई। तो क्या उन्हें सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, मेरी राय में ऐसी कंडीशन में उन कस्टमर को सेटलमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर सेटलमेंट की तरफ हम जाते हैं तो वो भी हमारा फाइनेंशियल डेथ ही है, हम अपने सिविल को ख़राब ही कर रहे हैं। तो अगर हम उस चीज़ को बचा सकते हैं और हमारे पास सिंगल लोन है या इतना अमाउंट का लोन है जिसे हम इजीली भर सकते हैं, तो हमें उसमें या तो अपनी EMIs को रेगुलर कर लेना चाहिए या फिर उस लोन को फोरक्लोजर करा देना चाहिए, जिससे हमारा सिविल ख़राब ना हो। हमारा सिविल तब हमारे लिए मैटर नहीं करेगा तब हमें ये समझ में आ जाए कि हम इसे रीपे कर ही नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में, चाह कर भी। तो उस केस में हमें सेटलमेंट की तरफ जाना ही होगा और वही एक तरीका रह जाएगा जिससे हम इस लोन के जंजाल से निकल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किन के लिए सेटलमेंट सही है और किन के लिए सेटलमेंट सही नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076 एंड हमारी मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।